अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं यूनिट 5 ग्रेविटेशन पढ़ाऊँगी और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताऊँगी। लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके पहले मैं आपको ग्रेविटेशन का देने लगी हूँ कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये आइडिया किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि 17वीं सेंचुरी में इन्होंने आइडिया दिया था और इन्होंने एक एप्पल के गिरने से उनके जहन में ये आइडिया डेवलप हुआ था और उन्हीं उन्हीं की थ्योरी और उन्हीं के आइडिया के मुताबिक इसको हम ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वही फोर्स है जो कि ना सिर्फ तमाम चीज़ों को अर्थ की तरफ खींचती है, बल्कि जो मून ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द अर्थ या प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द सन, उसकी फ़ोर्स सेम नेचर रखती है। यानी ये एक ही फोर्स है जो कि एक्सर्ट हो रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत सिंपल, बहुत आसान। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी जितनी भी यूनिवर्स में बॉडीज़ हैं उन वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स, और वो फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between center if we are considering two masses of m1 and m2। अगर हम यहाँ दो masses लें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हमने अर्थ पे लिए हैं, ठीक है, वो दोनों आपस में अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर एक फोर्स m1 है, एक बॉडी m1 है जो कि फोर्स f एक्सर्ट कर रही है टू अट्रैक्ट सेकेंड बॉडी m2, तो m2 भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगी, एक्सर्ट करेगी ऑन द m1 फोर्स विच इज़ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ फोर्स ऑफ m1 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ d जो है वो द डिस्टेंस बिटवीन मैस m1 और m2 है। तो जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को लेते हैं in mathematical form कि force of gravitation is directly proportional to the product of masses, that is m1 and m2। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस d हमने लिया है, तो उस फोर्स जो है वो उस d के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारी इस डेफिनेशन से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन से ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो हम मेरे पास मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ ज्वाइन करके। ठीक है, m1 m2 ऊपर और नीचे d स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम इक्वलिटी लाना चाहें तो हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे न्यूटन ने जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है g है। g इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको हम नाम दिया गया है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी ऐसा यूनिट में ये इसकी वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जी की कांस्टेंट वैल्यू हम ये पुट करेंगे, इसको आपने याद रखना है। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आया है इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइंस में, फिजिक्स में हर जगह यूनिट इसी तरह से जनरेट किए जाते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। अगर मैं जी को एक तरफ करके बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, जी इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर ओवर m1 m2। हम जानते हैं ऐसा यूनिट में f जो होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, दैट इज़ n, d का यूनिट होता है मीटर विच इज़ m, और m1 m2 आर मैसेस और उनका यूनिट होता है किलोग्राम। अगर मैं यहाँ पे g की यूनिट निकालना चाहती हूँ तो मैं इन तमाम वैल्यूज़ की यूनिट पुट करूँगी जैसे कि मैंने यहाँ किया है। दैट इज़ आप देख सकते हैं फोर्स की जगह न्यूटन, डी की जगह मीटर और मैसेस की जगह किलोग्राम पुट करें तो जी का यूनिट निकल आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वही यूनिट यहाँ पे उन्होंने दिया है इस जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिट को निकालते हैं। तो जी का यूनिट ये होगा और इसकी वैल्यू हमेशा याद रखनी है आपने, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 10⁻⁻11 नियरली इक्वल्स टू 0 है।
यानी जी की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उसके दरमियान इतना महसूस नहीं करते। हम ऑब्जेक्ट्स में हम इस फोर्स को फील नहीं करते क्योंकि मैसेस भी इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर हम मैस ऑफ अर्थ की बात करें तो मैस ऑफ अर्थ मैस ऑफ अर्थ इज़ वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, अगर हम अर्थ को लें तो और उसकी मैस को ME से डिनोट करते हैं, तो मैस ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज। तो ये जब अर्थ किसी चीज़ भी ऑब्जेक्ट को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करती है तो वो फोर्स हमें महसूस होती है। और इसी वजह से हम हर बॉडी कोई ना कोई वेट रखती है। वेट हमेशा डायरेक्टली टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स FG, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। यानी जो हम वेट महसूस करते हैं अपना या अपने इर्द गिर्द चीज़ों का, वो इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है जो अर्थ एक्सर्ट करती है। जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी ह्यूमन बींग्स या जो भी चीज़ें अर्थ की सरफेस में मौजूद हैं, तो हम उसका वेट महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। अच्छा, अगर यहाँ मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ को आपस में रिलेट करूँ तो वी कैन सी कि अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है हमारे पास कि M1 अगर M2 पर फोर्स F एक्सर्ट कर रही है और इसके जवाब में M2 M1 पे फोर्स F ही एक्सर्ट करती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं इस पहली वाली फोर्स को जो M1 एक्सर्ट कर रही है उसको एक्शन लेती हूँ और इसके जवाब में मैं कहती हूँ कि M2 इन रिएक्शन नेगेटिव F फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन मैस M1, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ रिएक्शन हो रहा है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन विच इज़ आल्सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपस में कंसिस्टेंट है। ये भी चीज़ शो हो रही है, दोनों बातें हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू।